आज हम अपनी ठोस अवस्था की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल की क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा, एक तो ठोस की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि ठोस पदार्थ होते हैं जो कितने प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। फिर हमने क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में आकार, विदलन गुण, गलनांक, गलन एंथैल्पी और बेसिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण भी सीखा था कि भाई क्रिस्टलीय ठोस में ये गुण कैसे होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस में कैसे होते हैं। अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें आपने बेसिक गुण में पढ़ा था कि क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस विषम बेसिक प्रकृति के होते हैं। क्यों? तो इसका जवाब हमको कैसे देना है कि क्रिस्टलीय ठोस विषम बेसिक प्रकृति के क्यों होते हैं। तो बेटा, क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर हमने कल सीखा था कि क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण है ना, वो निश्चित ज्यामिति में दीर्घ परास में पुनरावर्ती पैटर्न में जमे होते हैं। पुनरावर्ती पैटर्न का मतलब है कि जैसे ये गोले, उसके बाद ये गोले, ठीक है, काले वाले गोले, फिर धौले धौले गोले, फिर काले काले गोले, इस तरह से आप कौन से गोले आएंगे, धौले धौले, फिर काले काले। तो यानी एक पैटर्न कैसा दिख रहा है हमको, रेगुलर निश्चित दिख रहा है, पुनरावर्ती। पुनरावर्ती का मतलब ये आए, फिर ये आए, फिर ये आए, फिर वापस ये आए। तो अब वापस कौन आएंगे, धौले धौले गोले आएंगे, ठीक है। तो इस तरह के जो अरेंजमेंट होता है वो कौन से ठोसों में होता है, कणों का क्रिस्टलीय ठोसों में होता है। अब क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनके ठोसों में एक गुण होता है अपवर्तनांक, एक गुण होता है विद्युत चालकता। तो ठोसों के ऐसे गुण जैसे कि अपवर्तनांक, विद्युत चालकता आदि का मापन अगर मैं इस दिशा से करूं तो एक कणों का पैटर्न हमको ये मिला, ठीक है। ए बी दिशा से गुणों का मापन करने से हमको मान प्राप्त हुआ, मान लो म्यू, अपवर्तनांक का मान म्यू प्राप्त हुआ। फिर इसी गुण का मापन अगर मैं इस दिशा से करता हूं, सीधी दिशा से, तो मुझे उसका मान कुछ म्यू ही प्राप्त होगा या अलग प्राप्त होगा, अलग प्राप्त होगा। क्यों होगा अलग प्राप्त? क्योंकि इस दिशा से कणों की जो व्यवस्था हमको दिखाई दे रही है वो इस दिशा से बिल्कुल भिन्न है। इसमें देखो काला गोला आ रहा है, फिर एक धौला और एक काला आ रहा है, फिर काला धौला धौला अलग आ रहा है ना, लेकिन इसमें देखो सभी धौले धौले फिर काले काले आ रहे हैं कि नहीं। तो इसका ये मीनिंग हो गया कि भिन्न भिन्न दिशा से गुणों का दैसिक गुण है। ये क्रिस्टलीय ठोसों का कैसा गुण है, दैसिक। और दैसिक गुण भी क्रिस्टलीय में कैसा है, विषम। विषम बोले तो अलग अलग। तो जब ठोसों के अपवर्तनांक, विद्युत चालकता आदि का मापन भिन्न भिन्न दिशा से किया जाता है तो हर एक दिशा से कणों की अलग अलग व्यवस्था हमें मिलती है, जिससे कि गुणों के मान भी हर दिशा से भिन्न भिन्न हमें मिलते हैं। ऐसे गुणों को तो बोलते हैं क्या, विषम दैसिक गुण। और क्रिस्टलों का यह गुण क्या कहलाता है, विषम दैसिकता कहलाता है। ठीक बात समझ में आ गई? तो आपने इसमें शायद डायग्राम गलत बना दी सर, क्योंकि पहले सफेद फिर काला। नहीं, वो तो ऐसे भी बना सकते हैं, मैं ऐसे लिखता हूँ ना तो तब सही आता था। वो तो अब भी आ रहा है ना, सफेद फिर ये अलग फिर ये अलग तो है ना। वो तो कैसे ही ले लो, चाहे गोल कैसे बना दो। मैंने पिछली बार बनाया अलग पैटर्न में बनाया, इस बार बनाया अलग पैटर्न, मतलब पैटर्न बदल जाए लेकिन निश्चित रहे वो। तो अब आपसे यहाँ जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है उनको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। आपसे पूछा जाता है सबसे पहला क्वेश्चन, तो क्रिस्टलीय ठोसों में की प्रकृति कैसी होती है, तो तुम्हें बताना है विषम जैसे।
फिर अगला क्वेश्चन बनता है क्रिस्टलीय ठोसों की विषमदैशिक प्रकृति क्यों होती है। तो आप बताओगे क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण निश्चित व्यवस्था में जमे होते हैं। जब गुणों का मापन किया जाता है तो हर एक दिशा से गुणों का मान अलग अलग आता है। ऐसे गुणों को विषमदैशिक गुण कहते हैं। और विषमदैशिकता का और क्रिस्टल क्या कहलाते हैं, विषमदैशिक क्रिस्टल कहलाते हैं। विषमदैशिकता का नीचे लिखना कारण, हेडिंग बना के पहले तो ये लिख लेना, डायग्राम बना लेना, फिर उसके बाद विषमदैशिक प्रकृति क्यों होती है ठोसों की वो लिख देना, फिर एक हेडिंग बनाना विषमदैशिकता का कारण, ये हेडिंग बनाना है। का कारण, तो इसमें क्या एक्सप्लेन करोगे आप कि भाई क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण निश्चित पुनरावर्ती पैटर्न में जमे होते हैं। जब गुणों का मापन भिन्न भिन्न दिशा से किया जाता है तो हर एक दिशा से कणों की एक अलग व्यवस्था हमें दिखाई देती है, जिसके और इन गुणों का मान कणों की व्यवस्था पे ही निर्भर करता है। इसलिए जब कणों की व्यवस्था भिन्न भिन्न है तो गुणों के मान भी भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्रिस्टलीय ठोसों की विषमदैशिक प्रकृति हो गई है, आप लिख के भेजेंगे मेरे को। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर, लगभग 1.3 पाठनीत क्वेश्चन, 4 है शायद। वो क्वेश्चन यूँ कहता है, एक क्रिस्टल में अपवर्तनांक का मापन भिन्न भिन्न दिशा से करने पर, अपवर्तनांक का मापन भिन्न भिन्न दिशा से करने पर प्रत्येक दिशा से अपवर्तनांक का मान भिन्न प्राप्त हुआ, तो इस क्रिस्टल के गलनांक पर टिप्पणी कीजिए। आरबीएससी के अंदर भी है पीछे के क्वेश्चन, गलनांक पर टिप्पणी। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपवर्तनांक का मापन भिन्न भिन्न दिशा से करने पर भिन्न भिन्न प्राप्त हुआ, तो इसका मतलब वो कैसा क्रिस्टल है, वो क्रिस्टल है विषमदैशिक प्रकृति का क्रिस्टल। फिर प्रश्न कह रहा है इसके गलनांक पर टिप्पणी कीजिए। तो एक क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, तो आपको क्या लिखना है, निश्चित होता है। एक क्वेश्चन ऐसे ही है कि एक ठोस के वैद्युत गुण का मापन किया गया, विद्युत चालकता का गुण का मापन किया गया, विद्युत चालकता उसके हर एक दिशा से भिन्न प्राप्त हुई, तो उसके विदलन गुण पर टिप्पणी कीजिए। तो अब हम जानते हैं क्रिस्टलीय ठोस की बात हो रही है, तो विदलन गुण कैसे होते हैं क्रिस्टल ठोस, काटने पर नई जनित सतह सपाट होती है। तो वहां अपन ने कल लिखा था कि क्रिस्टलीय ठोस को तेज धार वाले औजार से काटने पर नई जनित सतह सपाट और चिकनी होती है, ऐसे टिप्पणी कर देंगे। तो ये क्वेश्चन को भी आप यहाँ करके भेजोगे मुझे लिखित में, तब मैं ये मानूंगा कि आपने क्वेश्चन भी कर लिया। उसके बाद अब आ जाते हैं हम कि क्रिस्टलीय ठोस तो विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं क्यों, और अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, समदैशिक प्रकृति के होते हैं क्यों, समदैशिक प्रकृति के क्यों होते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोसों का समदैशिक प्रकृति का होने के लिए उत्तरदायी कौन होते हैं, समझ लीजिए बेटा कि अक्रिस्टलीय ठोस में कण जमे होते हैं क्या, मतलब कण अनियमित रूप से बिखरे होते हैं। कौन सा कण, जैसे धौला कहाँ है, काला कहाँ है, एक रेगुलर अरेंजमेंट है क्या इनका, नहीं है। तो इसमें कोई हमको एक पुनरावृत्ति पैटर्न नजर नहीं आ रहा है, तो ये अक्रिस्टलीय ठोसों का क्रिस्टल हो गया। ठीक है, अब अक्रिस्टलीय की विशेषता क्या थी कि इसमें अवयवी कण अनिश्चित रूप से बिखरे हुए पाए जाते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। तो ये बात पढ़ने के बाद फिर हमने पढ़ा था कि भाई अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण अगर बिखरे हुए रहते हैं, एक मिनट और स्टॉप करो, तुम भी किया करो, ये कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण क्या होते हैं भाई, अनियमित रूप से बिखरे होते हैं। तो जब बिखरे होते हैं तो फिर अब हम क्या, देखो गुण को इधर से मापो,
कौन सी दिशा से, ए बी दिशा से, या फिर इधर से मापो, कौन सी दिशा से, सी डी दिशा से। तो इधर से मापा या फिर इधर से मापा, कि कण इधर से भी अपन को पता है कि बिखरे थे, और इधर से मापा तो भी क्या पता लगा, बिखरे थे। तो दोनों दिशाओं से अलग व्यवस्था है क्या, एक ही है ना, बिखरे और बिखरे। इसका मतलब ये हुआ कि अक्रिस्टलीय ठोसों में अपवर्तनांक, परावैद्युतांक, विद्युत चालकता आदि गुणों का मापन भिन्न भिन्न दिशा से करने पर हर दिशा से इनके मान एक समान प्राप्त होते हैं, क्योंकि हर दिशा से कणों की व्यवस्था भी एक समान मिलती है। इसलिए ऐसे गुणों को हम क्या बोलते हैं, समक्रिस्टलों के, वो अक्रिस्टलीय ठोसों के समदैशिक गुण। और ये परिघटना क्या कहलाएगी, समदैशिकता। क्लियर। तो ये हो गया, दोनों में समदैशिक और विषमदैशिक प्रकृति को लेके ये अंतर थे, जो आपको बिल्कुल क्लियर हो गए। बस आपको तो कंपटीशन में तो दो ही बात याद रखनी है बेटा, क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, विषमदैशिक होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, समदैशिक होते हैं। बाकी कोई इनका एक्सप्लेनेशन पूछ ले तो वो बोर्ड पूछेगा, तो बोर्ड वाला जो विद्यार्थी है वो तो क्या याद रखेगा कि ये कैसे होते हैं। 22 और 36। अब देखो एक क्वेश्चन इसने पूछा है, अभी ये 22वां तो आया ही नहीं, 36वां नहीं है, दोनों ही नहीं आए। और देख कोई सा हो तो। अब सुनो भाई, अब बात आती है कि हम लोग अब तक किसी पदार्थ की दो या दो से अधिक क्रिस्टलीय संरचना बनाने की क्षमता क्या कहलाती है। देखो भाई, अपन जानते, इसमें ऑप्शन है किसी पदार्थ, अब अपन जानते क्रिस्टलीय ठोसों की एक निश्चित ज्यामिति होती है, निश्चित क्रिस्टलीय संरचना होती है। एक क्वेश्चन पूछ रहा है किसी पदार्थ की दो या दो से अधिक क्रिस्टलीय संरचना बनाने की क्षमता क्या कहलाती है। अब एक पदार्थ की तो एक ही क्रिस्टलीय संरचना होगी ना, लेकिन एक ऐसा भी पदार्थ है जो अपना क्रिस्टल बदल लेता है, ठीक है, उसकी क्षमता ज्यादा होती है। तुमने वो देखा होगा कि दिवाली के टाइम पे एक वो घूमता है बहरूपिया, बहरूपिया जानते हो ना, कि कभी हनुमान जी बन के गाँव में जाता है, कभी रावण बन के गाँव में जाता है, फिर बहुत दिन बाद वो अपने निश्चित रूप में आता है, और फिर वो कहता है आप पैसे दो। क्यों कि इतने दिन से मैं तुम्हारा मनोरंजन कर रहा हूँ, कभी सीता बन के आता हूँ, कभी राम बन के आता हूँ, कभी हनुमान बन के आता हूँ, अब मैंने मनोरंजन में कोई कमी रही क्या, पैसे दो, ऐसे कहता है ना वो। तो अपन उसका नाम क्या देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उस जात को जो ये काम करता है उसको क्या बोलते हैं, बहरूपिया। बहरूपिया नाम क्यों है, क्योंकि उसके अलग अलग रूप है। अगर एक क्रिस्टल अनेक रूप में दिखाई देगा तुमको तो उसे भी क्या बोलोगे, बहुरूपी क्रिस्टल। तो ये गुण क्या हो गया, बहुरूपिता हो गया। आगे उत्तर, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब देखो क्रिस्टलीय जो ठोस हैं, सॉरी क्रिस्टलीय जो ठोस पदार्थ होते हैं, अब तक तो हम बांट रहे थे क्या कि भाई ठोस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस, दो रूप में बांटा था ना। अब ये जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनमें तुम अब एक बार जानकारी देना पहले मुझे, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण जिनसे ठोस बना हुआ है उनके मध्य लगने वाला अंतराण्विक बल कैसे होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों के मध्य लगने वाले अंतराण्विक बल कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, वास्तविक तो कहते ही हैं, लेकिन बल कैसे होते हैं, दुर्बल या प्रबल, प्रबल होते हैं। क्लियर बात।
अब प्रबल हम जानते हैं, बंद हमने 11वीं क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि बंद जो होता है ना, कणों के मध्य बंद, या तो वो आयनिक बंद होता है, या वो धात्विक बंद होता है, या वो सहसंयोजक होता है, या फिर दुर्बल वान डेर वाल आकर्षण होता है। ठीक बात। तो अवयवी कणों के मध्य लगने वाले बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को हमने 4 कैटेगरी में बांटा है। किसके आधार पे? अवयवी कणों के मध्य लगने वाले अंतरा आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर ठोसों को कितनी कैटेगरी में बांटा? पहले हैं आणविक ठोस। देखो बोर्ड के एग्जाम में 2015 या 16 का एग्जाम देखना, उसमें ये पूछा है हाइड्रोजन H2 कैसा ठोस है? H2 कैसा ठोस है? अब सब जानते हैं यार हाइड्रोजन तो गैस होती है, ये क्या बकवास कर रहा है क्वेश्चन। और ये हाइड्रोजन को क्या बता रहा है? ठोस। तो कोई भी गैस है वो द्रव अवस्था में नहीं आ सकती क्या? वो ठोस अवस्था में नहीं आ सकती क्या? CO2 गैस होती है, CO2 क्या होती है? लेकिन CO2 द्रव भी होती है, और CO2 जब ठोस बन जाए तो उसे बोलते हैं शुष्क बर्फ। क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ। तो कोई पदार्थ की अवस्था है, परिस्थितियां चेंज करोगे, गैस को तुम ठंडा करोगे तो गैस द्रव में आ जाएगी, और ठंडा करोगे तो बर्फ ठोस अवस्था प्राप्त कर लेगी। तो कम ताप पर गैस से भी ठोस हो जाती है। अब हाइड्रोजन अणु, हाइड्रोजन कमरे के ताप पर तो हाइड्रोजन क्या होती है? गैस ही होती है। लेकिन इस पूरी गैस को हमने कहाँ जाके स्टोर कर दी? फ्रीज में, और -273 डिग्री पे ले गए, -374 पे। तो ये हाइड्रोजन भी ठोस बन जाएगी। कैसा ठोस बनेगी? आणविक ठोस। कैसा ठोस बन जाएगी? अब सुन लो, आणविक ठोस होते हैं, बी कैटेगरी होती है सहसंयोजक ठोस, और सी कैटेगरी होती है आयनिक ठोस, और लास्ट कैटेगरी होती है डी कौन से? धात्विक ठोस। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ठोस पदार्थ हैं उनको कितने वर्ग, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो आप क्या बोलोगे? 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, आणविक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आयनिक ठोस और धात्विक। ठीक है, किस आधार पर? आंतरिक अंतराण्विक बलों की। आणविक ठोस, तो अब हमको इनमें हर ठोस में 4 बातें याद रखनी है। अब ये आणविक ठोस है ना, अणु भी 3 तरह के होते हैं, ये भी 3 कैटेगरी में हो गई, 1, 2 और 3। तो इनकी भी कितनी कैटेगरी हो गई? 3 याद रखनी। एक तो अणु कैसे भी होते हैं हमारे पास, अध्रुवीय अणु भी होते हैं, अध्रुवीय अणु, और एक होते हैं ध्रुवीय अणु, और एक होते हैं मतलब ऐसे अणु जिनमें हाइड्रोजन बंध पाए, तो हाइड्रोजन बंधित अणु, हाइड्रोजन बंधन बंधित अणु। ठीक है, अब आपको हर ठोस में तीन बातें याद रखनी है।
एक तो जैसे उसके अंदर उसकी अवस्था वो उसका गलनांक क्वथनांक याद रखना है। गलनांक क्वथनांक कैसा होगा, एक याद रखना है उसका चालकता गुण, विद्युत गुण, विद्युत गुण, और एक उसकी का क्या याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखना है। और एक एग्जाम। ठीक है, ये तीन गुणों को लेके, और एक उसकी कमरे पर अवस्था, कमरे के ताप पर अवस्था, अवस्था वो तो गलनांक क्वथनांक की हो गया एक तरह से। तो सुन लो भाई, अध्रुवीय ठोस है, तो अब आपको देखो ये पूछा जाए कि अध्रुवीय हाइड्रोजन कैसा ठोस, जैसे बोर्ड में क्वेश्चन आया ना, हाइड्रोजन कैसा ठोस, तो तुम क्या घोषणा करोगे, हाइड्रोजन एक आणविक ठोस है, और अणु भी कैसा है, ये अध्रुवीय अणु है। तो अब आप पूरा क्या बोलोगे, हाइड्रोजन कैसा ठोस है, अध्रुवीय आणविक ठोस है। इसकी कमरे के ताप पर अवस्था क्या होती है, गैस, लेकिन बहुत ज्यादा ठंडा करने पर ये क्या बन जाता है, ठोस। गलनांक क्वथनांक इसके कैसे होंगे, जब कमरे के ताप पर ये गैस है तो बहुत कम होंगे ना, जल्दी से वो ठोस गल जाएगा, तो गलनांक भी कम होता है, क्वथनांक भी। विद्युत गुण, सभी आणविक ठोस, न केवल ये, सभी आणविक ठोस कैसे होते हैं, सभी आणविक ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं, इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता। एग्जाम्पल में H2 अणु, CO2 अणु, P4 अणु, I2 अणु, ये सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि कैसे होते हैं, अध्रुवीय होते हैं। जितने भी अध्रुवीय अणु है ना, वो सब इस तरह के ठोस बनेंगे। Cl2 अणु अब ध्रुवीय, जैसे CO2 अणु क्या है, सॉरी SO2 अणु क्या है, अध्रुवीय अणु है। ठीक है, अमोनिया क्या है, अध्रुवीय अणु है। तो जितने भी अध्रुवीय, F3 क्या है, अध्रुवीय अणु है। तो जितने भी, सॉरी ध्रुवीय अणु, जितने भी ध्रुवीय अणु हैं वो कैसे, अब इसका एक एग्जाम्पल पूछे तो किसका बता दोगे तुम, SO2 का, HCl का, HBr का, ये ऐसे अणु हैं जिनमें प्लस माइनस बनते हैं। वही कमरे के ताप पर तो ये भी क्या होते हैं, द्रव होते हैं या फिर गैस होते हैं। गलनांक क्वथनांक इनके भी क्या होते हैं, कम होते हैं। विद्युत गुण, कुचालक मैंने बताया, सभी आणविक ठोस क्या होते हैं, विद्युत के। हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता होती है NH3 में, H2O में, तो NH3H2O अमीन, ये कैसे ठोस बनेंगे, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस बनेंगे। कमरे के ताप पर ये भी क्या रहेंगे, गैस रहेंगे। गलनांक क्वथनांक इनके क्या रहेंगे, कम रहेंगे। तो ऐसे आपको एग्जाम्पल से इन चार गुणों को सब पे टिप्पणी करनी। अब सहसंयोजक ठोस, तो इनमें कौन सा बल होता है, अच्छा एक बल और याद रखना किसमें कैसा बल होता है, तो इनमें होता है अध्रुवीय ध्रुवीय बंध, जिसको बोलते हैं लंदन बल। इनमें डाइपोल द्विध्रुव बल होता है, जिसको हम बोलते हैं द्विध्रुव डाइपोल अट्रैक्शन, इसमें हाइड्रोजन बंध होता है। सहसंयोजक ठोस में अवयवीकरण कौन से बंध से बनते हैं, सहसंयोजक ठोस में परमाणु परस्पर सहसंयोजक बंध से बंधित होकर एक त्रिविम नेटवर्क का निर्माण करते हैं, जिसे हम सहसंयोजक ठोस कहते हैं। जैसे हीरा कैसा ठोस, जिसमें कार्बन कार्बन आपस में जुड़े होते हैं। ग्रेफाइट कैसा ठोस, सहसंयोजक ठोस, जिसमें कार्बन के परमाणु त्रिविमीय रूप से जुड़े होते हैं। SiO2 पत्थर कैसा ठोस है, पत्थर SiO2 रेत का टीला बोलते हैं, जिसको सहसंयोजक ठोस है। ALN आप इनके याद रखना, ये भी गलनांक क्वथनांक इनके क्या रहेंगे, कमरे के ताप पर ये ठोस ही रहेंगे, गलनांक क्वथनांक इनके उच्च रहेंगे। विद्युत गुण, सहसंयोजक ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु ग्रेफाइट एक ऐसा सहसंयोजक ठोस है जो विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाया जाता है। फिर आ जाते हैं एग्जाम्पल, मैंने बताई दिए साथ के साथ। आयनिक ठोस, तो इसमें
बल होता है आयनिक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। आयनिक ठोस के अंदर आयंस परस्पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बंध से बंधित होकर एक ठोस क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण करते हैं, इसलिए ये ऐसे ठोस कहलाते हैं आयनिक ठोस। इनके अंदर भी ये चारों गुण बताओ। कमरे के ताप पर ये कैसे होंगे? कठोर होंगे, निश्चित संरचना होती है इनकी। गलनांक क्वथनांक के मान कैसे होंगे? अति उच्च होंगे। विद्युत गुण ये सबसे अच्छा है आयनिक ठोसों में, इसको याद रखना बस। तो विद्युत गुण में क्या पढ़ोगे? आयनिक ठोस। ठोस अवस्था में तो आयन फ्री होते नहीं है, इसलिए ठोस अवस्था में तो ये होते हैं विद्युत के कुचालक। लेकिन जब क्रिस्टल गल जाता है ना, नमक गल जाता है, तो गलित NaCl कैसा होता है? विद्युत का चालक। और जलीय विलयन तो और भी ज्यादा चालक होता है। तो ये विद्युत गुण की टिप्पणी करना। धात्विक ठोस, धात्विक धातु परमाणु परस्पर धात्विक बंध द्वारा बंधे होते हैं, जैसे लोहा, टिन, पीतल वगैरह। ये कैसे ठोस हैं? धात्विक ठोस हैं। इनमें ये चारों गुण बताओ। कमरे के ताप पर ये कैसे होते हैं? ठोस। गलनांक क्वथनांक कैसे हैं? उच्च। विद्युत गुण कैसे होते हैं? धात्विक क्रिस्टल विद्युत के सुचालक होते हैं। एग्जाम्पल में टीन का डब्बा, जस्ते का डब्बा और लोहे का डब्बा, ये सब इसमें क्वेश्चन है NCERT